is Sneha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो आज है हमारी वन शॉट लेक्चर सीरीज का डे 3 और आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। अच्छा देखो क्या पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर के अंदर। पहले याद करो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 क्या पढ़ा, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, की आजादी से पहले जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तब इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, मतलब 1947 तक इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। तो उस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने बहुत ही तरीके से हमारी इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन करा था। उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बर्बाद करा था, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बर्बाद करा था, हमारे फॉरेन ट्रेड को भी बर्बाद करा था अपने फायदे के लिए। लेकिन अब हम आजाद हो गए। आजाद होने के बाद में 1950 से 1990 तक ये जो 40 साल का पीरियड था, इस पीरियड के अंदर हमारी सरकार ने क्या करा, इस पीरियड के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, हमारे ट्रेड में क्या क्या चेंजेस आए, सरकार ने हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से चेंजेस इंट्रोड्यूस करे, ये सारी बातें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। शुरू करें। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, देन हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की, फिर हम लोग आएंगे हमारे फॉरेन ट्रेड पर। तो देखो एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था इंडिपेंडेंस से पहले, ये हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ के आए, तो एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे कैसा था एग्रीकल्चर सेक्टर। हम लोगों ने पढ़ा था बैकवर्ड था, पिछड़ा हुआ था, स्टेगनेंट था, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी तरह की कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी। हम लोगों ने पढ़ा था आउटपुट बहुत कम था, यानी कि प्रोडक्शन बहुत कम हुआ करता था। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ना जमींदार ने एग्रीकल्चर में कोई इन्वेस्टमेंट करी, ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करी। हमारे फार्मर्स के पास में कैसे लैंड थे, स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड थे, छोटे छोटे से लैंड थे, और वो भी स्कैटर्ड थे कि एक लैंड का पीस यहाँ है, एक किसी दूसरी जगह पर है। बेचारे छोटे छोटे से पीसेस ऑफ लैंड पर फार्मर मशीन्स भी नहीं चला पाता था, और फार्मर कैसी टेक्नोलॉजी यूज करता था, प्रिमिटिव पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी यूज करा करता था। और फार्मिंग को लेकर फार्मर का नजरिया कैसा था, सबसिस्टेंस आउटलुक था कि यार जो फार्मिंग होती है वो सिर्फ सबसिस्टेंस के लिए होती है, वो क्रॉप्स उगाता और उन्हें सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज में लेता था। उसके पास में सरप्लस बचता ही नहीं था कि मार्केट में बेच के वो पैसा भी कमा सके। तो इस तरह का बैकवर्ड था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। सारी चीजें हम पढ़ के आए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा स्टेगनेंट था, यानी कि ग्रोथ का भी कोई साइन देखने नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक सिस्टम लेकर आई थी जिसका नाम था एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी कि जमींदारी सिस्टम। याद करो हम लोगों ने पढ़ा था ना, यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जमींदार तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम टिलर्स ऑफ द सॉइल से, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनसे टैक्स कलेक्ट करो, टैक्स को बोलते हैं लैंड रेवेन्यू, और लाके हमें दो। तो इस सिस्टम की वजह से क्या हुआ, जमींदार डे बाय डे पैसे वाले होते जा रहे थे, और बेचारे टिलर्स ऑफ द सॉइल, हमारे लैंडलेस फार्मर्स, वो जमींदार को याद करो रेंट भी देते थे, वो टैक्स भी देते थे सरकार को, वो डे बाय डे और गरीब होते गए। तो हमारे टिलर्स ऑफ द सॉइल का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी हुआ था। हमारे फार्मर्स को फोर्स करा गया कि आप फूड क्रॉप्स ग्रो मत करो, आप राइस, व्हीट, ये सारी चीजें ग्रो मत करो, आप कैश क्रॉप्स ग्रो करो, आप कॉटन ग्रो करो, जूट ग्रो करो, इंडिगो ग्रो करो, सिल्क ग्रो करो। क्यों? क्योंकि इन सब की डिमांड कहां पर थी, ब्रिटेन के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के पास में इन सब चीजों की डिमांड थी। और वही लिखा है ओनर्स ऑफ द सॉइल, यानी कि जमींदार धीरे धीरे पैसे वाले होते गए, टिलर्स ऑफ द सॉइल बेचारे और गरीब होते गए। इनके बीच का ये जो गल्फ था, ये जो गैप था, ये डे बाय डे बढ़ता गया। तो ये हम लोगों ने फटाफट से रिवाइज कर लिया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तब कैसा था। लेकिन अब हमारा देश आजाद हुआ 1947 के अंदर, तो 1950 से लेकर 1990 तक हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए हमारी सरकार ने कौन कौन से स्टेप्स लिए। तो देखो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, और चेंजेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफॉर्म्स बोलते हैं। तो इन रिफॉर्म्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो थे लैंड रिफॉर्म्स और दूसरे आए टेक्निकल रिफॉर्म्स। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी देखी जा रही थी, जमींदार पैसे वाले होते जा रहे थे, टिलर्स ऑफ द सॉइल और गरीब होते जा रहे थे। तो इस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए जो रिफॉर्म्स आए, उन रिफॉर्म्स को बोला जाता है लैंड रिफॉर्म्स। क्या बोलते हैं, लैंड रिफॉर्म्स। वहीं आप आगे चल के पढ़ोगे कि एग्रीकल्चर के अंदर हम लोगों ने HYV सीड्स को यूज करना स्टार्ट करा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज करना स्टार्ट करा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। इन रिफॉर्म्स को बोला जाता है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, यानी कि टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजी में चेंज आया, करेक्ट है।
तो देखो, सबसे पहले हमारे पास में आते हैं लैंड रिफॉर्म्स। इसी का दूसरा नाम क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। क्यों आए? ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो इनइक्वालिटी थी, जमींदार अमीर होते जा रहे हैं, टिलर्स ऑफ द सॉइल और गरीब होते जा रहे हैं, इस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए रिफॉर्म्स आए थे। सबसे पहली चीज क्या हुई? अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और हमारे पीजेंट्स कौन है? जो टिलर्स ऑफ द सॉइल हैं, इनके बीच में जो इंटरमीडियरी था ना, मिडिल मैन था, जमींदार, इस जमींदारी सिस्टम को खत्म करा गया। मैंने आपको पढ़ाया था कि जमींदार का काम क्या होता था? वो टिलर्स ऑफ द सॉइल से, यानी कि इन पीजेंट से, फार्मर्स से टैक्स कलेक्ट करते थे। और टैक्स किसको जमा कराते थे? गवर्नमेंट को जमा कराते थे। अब हमारी सरकार ने जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया। सरकार ने बोला जो एक्चुअली फार्मिंग करेगा ना, वही उस लैंड का ओनर कहलाएगा। सरकार ने ऐसा क्यों करा? ताकि हमारे टिलर्स ऑफ द सॉइल का कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो, इनका शोषण ना हो, इनसे बहुत ज्यादा रेंट ना लिया जाए, इनसे बहुत ज्यादा टैक्स ना लिया जाए, और जितना भी पैसा है, जितनी भी जो कमाई है, वो हमारे टिलर्स ऑफ द सॉइल के हाथ में ही रहे, ताकि वो उस कमाई को अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट भी कर सके। तो इस जमींदार सिस्टम को खत्म करा गया, यानी कि इंटरमीडियरीज को खत्म करा गया। सेकंड, हमारी सरकार क्या करती है? सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। हमारी सरकार ने लैंड पर एक लिमिट सेट कर दी कि आप अपने पास में इतना ही लैंड रख सकते हो, आप अपने पास में इससे ज्यादा लैंड नहीं रख सकते। अगर आपके पास में सरप्लस लैंड है, यानी कि एक्स्ट्रा लैंड है, तो आपका सरप्लस लैंड सरकार ले लेगी, और सरकार फिर उस लैंड को किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी? बेचारे स्मॉल और लैंडलेस फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। कंट्री में इक्वालिटी आएगी। थर्ड, सरकार ने करा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। हम लोगों ने पढ़ा था हमारे फार्मर्स के पास में स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड थे, और वो भी टुकड़ों के अंदर। तो सरकार ने बोला आपके जितने भी टुकड़ों वाले लैंड हैं वो हमें दे दो, और उसकी बजाय सरकार ने इन फार्मर्स को सीधा ही एक बड़ा पीस ऑफ लैंड अलॉट करा कि किसी फार्मर के पास में एक लैंड ये है, एक लैंड ये है, और एक लैंड ये है। सरकार ने बोला आपके जो पीसेस ऑफ लैंड है ना, छोटे छोटे से पीसेस ऑफ लैंड है, वो हम ले लेंगे, और आपको उसकी जगह सीधा एक बड़ा पीस ऑफ लैंड अलॉट कर दिया जाएगा, ताकि आप आराम से मशीन्स वगैरह भी चला सको, आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ये था कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। फोर्थ है रेगुलेशन ऑफ रेंट। मैंने आपको बताया था जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे वो कौन थे? बेचारे लैंडलेस फार्मर्स थे, इनके पास में खुद का कोई पीस ऑफ लैंड नहीं था। ये किसके खेतों पर काम करा करते थे? ये जमींदार के खेतों पर काम करा करते थे, और इसके लिए जमींदार इन टिलर्स ऑफ द सॉइल से बहुत ज्यादा रेंट चार्ज करा करते थे। बेचारे टिलर्स ऑफ द सॉइल का क्या होता था? एक्सप्लॉइटेशन, शोषण होता था। तो सरकार ने बोला अब आप रेंट भी ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। इन टिलर्स ऑफ द सॉइल ने जितनी भी क्रॉप्स उगाई है उसकी वैल्यू का 1/3 निकाल लो। आप उसकी वैल्यू के 1/3 से ज्यादा इनसे रेंट चार्ज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फार्मर ने 30,000 तक की क्रॉप्स उगाई है, तो इसका 1/3 निकाल लो। 1/3 कितना आएगा? 10,000। आप इनसे 10,000 से ज्यादा रेंट चार्ज नहीं कर सकते, ताकि इनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। साथ में सरकार बोलती है फार्मर्स को कि आप कोऑपरेटिव फार्मिंग करो, यानी कि मिलजुल कर फार्मिंग करो। अगर आप मिलजुल कर ग्रुप बना के फार्मिंग करोगे तो आप रॉ मटेरियल खरीदते टाइम पर भी अच्छे से बार्गेनिंग कर सकते हो, और आप अपने फिनिश्ड गुड्स को मार्केट में एक अच्छे प्राइस पर सेल कर सकते हो, प्रॉपर बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये करा हमारी सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स के अंदर, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में, ताकि इनइक्वालिटी दूर हो सके। समझ में आया? लेकिन देखो, ये जो लैंड रिफॉर्म्स आए थे ना, इनका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। कुछ जगह पर ये लैंड रिफॉर्म्स बहुत ही तरीके से इंप्लीमेंट हुए, जैसे वेस्ट बंगाल और केरला में अच्छे से इंप्लीमेंट हुए, लेकिन बाकी जगहों पर इसका ऐसा असर देखने को नहीं मिला। ये जो जमींदार थे ना, ये बहुत तेज थे। इन जमींदार ने क्या करा, कुछ टाइम के लिए इनके यहाँ पर जो टिलर्स ऑफ द सॉइल काम कर रहे थे उन्हें निकाल दिया, और दिखाने के लिए खुद खेती करने लगे, ताकि सरकार को लगे यही एक्चुअली टिलर्स ऑफ द सॉइल है। और कई बार ये जमींदार क्या करते, अगर इनसे लैंड छीना जाता ना, इनके पास में एक्स्ट्रा लैंड हुआ करता था, सरकार ने क्या इंपोज करी थी? लैंड सीलिंग इंपोज करी थी। तो कई बार ये जमींदार कोर्ट में पहुंच जाते कि हमसे हमारा लैंड छीना जा रहा है, कोर्ट में केस वगैरह कर देते, फिर तारीख पर तारीख, और इनके पास में सफिशिएंट टाइम मिल जाता था इनको कि इनके पास में जो एक्स्ट्रा लैंड था वो अपने किसी चाचा के बेटे के नाम कर दिया, किसी मौसा के बेटे के नाम, मामा के बेटे के नाम कर दिया, किसी क्लोज रिलेटिव के नाम पर कर दिया। तो इस तरह से इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट ही नहीं होने दिया। समझ में आया? तो ये तो हो गए हमारे लैंड रिफॉर्म्स। उसके अलावा दूसरे रिफॉर्म्स कौन से आए?
टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर हम लोगों ने अब क्या स्टार्ट करा, हम फार्मिंग के अंदर जो हमारे कन्वेंशनल सीड्स थे, जो हम पुराने सीड्स यूज करा करते थे, उनकी जगह अब हम नए सीड्स यूज करने लगे, HYV सीड्स यूज करने लगे, यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यूज करने लगे। और जब हम HYV सीड्स यूज करते हैं ना, तो साथ साथ में हमें हमारी क्रॉप्स को केमिकल फर्टिलाइजर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि केमिकल खाद की रिक्वायरमेंट होती है, हमें इंसेक्टिसाइड्स भी यूज करने पड़ते हैं, पेस्टिसाइड्स भी यूज करने पड़ते हैं। और इन सब चीजों की वजह से हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इतना इंक्रीज हुआ कि इसे एक स्पेशल नाम दिया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या नाम दिया गया? ग्रीन रिवॉल्यूशन। लगभग कब स्टार्ट हुआ था? 1967 से 68 के अंदर। आप बोल सकते हो मिड 1960s के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। और इसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आप ये मान सकते हो 25% से इंक्रीज हो गया था। जो इंडिया फूड ग्रेन्स इंपोर्ट तक करा करता था, वो इंडिया फूड ग्रेन्स के अंदर क्या हो गया? सेल्फ सफिशिएंट हो गया, यानी कि आत्मनिर्भर हो गया। समझ में आया? तो इन टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले तो हम HYV सीड्स यूज करने लगे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करने लगे। जब हम HYV सीड्स यूज करते हैं तो हमें हमारी क्रॉप्स को खाद देनी पड़ती है, तो हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि केमिकल खाद का यूज भी इंक्रीज करा। हमारी क्रॉप्स को इंसेक्ट्स और पेस्ट से बचाने के लिए हम लोगों ने इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करना भी स्टार्ट करा। और जब हम HYV सीड्स यूज करते हैं तो हमारी क्रॉप्स जो होती है वो बहुत ज्यादा पानी मांगती हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी इरिगेशन फैसिलिटीज को यूज करना भी स्टार्ट करा। सरकार ने डैम्स बनवाए, कैनाल्स बनवाए, कुएं वगैरह खुदवाए, छोटे छोटे से इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करे ताकि हमारी क्रॉप्स को प्रॉपर पानी मिल सके। तो ये 4 चीजें हुई हमारे टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर। अब देखो, ये जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन था ना, इसका असर हम 2 फेसेस के अंदर पढ़ते हैं। एक फेज है हमारा फेज 1, मिड 1960s से स्टार्ट होता है, मिड 1970s तक ये चलता है, यानी कि ये स्टार्ट हुआ था 1965 के अंदर और एंड हुआ 1975 के अंदर। 10 साल तक चला पहला फेज। पहले फेज के अंदर क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो असर था वो हमें सारी क्रॉप्स पे देखने को नहीं मिला था। ग्रीन रिवॉल्यूशन का असर हमें 2 ही क्रॉप्स पर देखने को मिला था, व्हीट और राइस पर। ग्रीन रिवॉल्यूशन HYV सीड्स की वजह से व्हीट और राइस का प्रोडक्शन ही इंक्रीज हुआ और इसका असर हमें सिर्फ पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ही देखने को मिला, जहां पर व्हीट और राइस ज्यादा ग्रो करा जाता था। और साथ में ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, इसका असर, इसका बेनिफिट सिर्फ रिच फार्मर्स ही उठा पा रहे थे शुरुआती फेज के अंदर, यानी कि 1965 से 1975 तक, क्योंकि HYV सीड्स भी महंगे आते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी महंगे आते हैं, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स भी महंगे आते हैं। तो इसका बेनिफिट सही सिर्फ वही फार्मर्स उठा पाए जिनके पास में सफिशिएंट पैसा था। तो हम ये बोल सकते हैं शुरुआती फेज के अंदर, फेज 1 के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो कुछ पार्ट्स तक ही सीमित था, लेकिन जो इसका सेकेंड फेज था ना, 1975 से लेकर 1985 तक, 10 साल का पीरियड, मिड 70s से लेकर मिड 80s तक, इस पीरियड के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन का असर हमें लगभग सारी क्रॉप्स पर देखने को मिला। मेज हो चाहे बाजरा हो, सब क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और ऑलमोस्ट हमारी कंट्री के सारे एरियाज कवर हो गए थे, सारी स्टेट्स के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। इनफैक्ट इस पीरियड के अंदर सरकार ने जो बेचारे हमारे स्मॉल और मिडिल क्लास फार्मर्स थे, उन्हें सब्सिडी भी दी, मॉनेटरी हेल्प भी दी, ताकि वो भी HYV सीड्स खरीद सके, केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीद सके, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स खरीद सके। तो इस फेज के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो स्मॉल फार्मर्स, जो मिडिल क्लास फार्मर्स हैं, जो हमारे अमीर फार्मर्स हैं, सबने इसका बेनिफिट उठाया। ग्रीन रिवॉल्यूशन पूरी कंट्री में स्प्रेड हो गया। समझ में आ गए 2 फेसेस। अब देखो, ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इसके क्या क्या हमें फायदे हुए। पहली बात, इसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। सेकेंड है सब्सटेंशियल राइज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन। पहले क्या होता था, एक साल में फार्मर एक ही क्रॉप उगा पाता था, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से फार्मर एक साल में 2-2, 3-3 क्रॉप्स भी उगाने लगा। पहले फार्मर एक ही क्रॉप उगाता था, डबल क्रॉपिंग पॉसिबल नहीं थी, साथ में वो फैलोइंग भी करता था। एक क्रॉप उगाई, उसके बाद में लैंड को ऐसे ही छोड़ देता था, कुछ नहीं उगाता था, ताकि लैंड ऐसे ही अगर खाली पड़ा रहेगा तो दोबारा से उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से उसका प्रोडक्शन इतना इंक्रीज हुआ HYV सीड्स यूज करने की वजह से कि वो एक साल में 2-2, 3-3 क्रॉप्स उगाने लगा। थर्ड है शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। अब फार्मर का प्रोडक्शन इतना इंक्रीज होने लगा कि वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से किस पर शिफ्ट कर गया, कमर्शियल फार्मिंग पर शिफ्ट कर गया। जो भी उगाता, पहले
पहले सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज में लेता, फिर उसके पास में मार्केटेबल सरप्लस भी बचता, उसके पास में सरप्लस एक्स्ट्रा बचता भी, जिससे वो मार्केट में बेचकर पैसा भी कमाने लगा। और इसी की वजह से फार्मर का फार्मिंग के टूवर्ड्स आउटलुक चेंज हो गया, नजरिया चेंज हो गया। उसे समझ में आने लगा यार फार्मिंग भी एक बिजनेस है, हम हमारे प्रोड्यूस को मार्केट में बेच के पैसा भी कमा सकते हैं। लास्ट है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक्स। जो इंडिया पहले फूड ग्रेन्स तक इंपोर्ट करा करता था, आत्मनिर्भर नहीं था, अब वो इंडिया फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अंदर सेल्फ सफिशिएंट हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। आज की डेट में हम बफर स्टॉक्स भी मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि इस तरह से बहुत सारे स्टॉक्स भी मेंटेन करके रखते हैं ताकि कल को अगर कभी भी हमारी कंट्री के अंदर कोई इमरजेंसी आ जाए, क्रॉप फेलियर हो जाए, कोई अर्थक्वेक वगैरह, फ्लड्स वगैरह आ जाए, तो इस एक्स्ट्रा स्टॉक को हम यूज कर सकें। साथ ही में जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं ना, उन्हें भी ये फूड ग्रेन सप्लाई करे जाते हैं इस बफर स्टॉक्स के अंदर, इस बफर स्टॉक्स के थ्रू, और वो भी बहुत बहुत कम प्राइस पर। इसे हम बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इस तरह से आज हम बफर स्टॉक्स भी मेंटेन करके रखते हैं इमरजेंसी के टाइम पर यूज करने के लिए, और इन्हीं स्टॉक्स में से हम हमारे जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं उन्हें भी फूड ग्रेन सप्लाई करते हैं 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, इस तरह से कम रेट्स पर। समझ में आया? लेकिन इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फायदे हैं वो सिग्निफिकेंट है, हमें अच्छे खासे इसकी वजह से गेन्स हुए हैं कि आज हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं, लेकिन सफिशिएंट नहीं है, आज भी हम बहुत पीछे हैं। क्या क्या कमियां रह गई? आज भी ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट हमें 2 ही क्रॉप्स पर ज्यादा देखने को मिलता है, व्हीट और राइस पर देखने को मिलता है। बहुत सारी कमर्शियल क्रॉप्स हैं जैसे कॉटन है, जूट है, चाय वगैरह है, इन पर इसका एज सच कोई असर हमें देखने नहीं मिला। अनइवन स्प्रेड है, इसका असर हमें कुछ स्टेट्स में तो बहुत ज्यादा देखने को मिला, जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। यहाँ पर तो HYV सीड्स की वजह से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, लेकिन कुछ स्टेट जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ईस्टर्न यूपी, यहाँ पर इसका एज सच असर देखने को नहीं मिला। और थर्ड है लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें बहुत महंगी आती हैं, तो रिच फार्मर्स इनका बेनिफिट उठा पाते हैं। हमारा बेचारा गरीब मार्जिनलाइज्ड फार्मर जिसके पास में खुद का पीस ऑफ लैंड भी नहीं है, वो इन फैसिलिटीज का फायदा नहीं उठा पाता। समझ में आ गया? और एक पॉइंट और है इकोनॉमिक डिवाइड। कहीं ना कहीं आज हमारी कंट्री, हमारे जो फार्मर्स हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं। रिच फार्मर्स और रिचर होते जा रहे हैं HYV टेक्नोलॉजी को यूज करके, और बेचारे हमारे मिडिल क्लास फार्मर्स, हमारे मार्जिनलाइज स्मॉल फार्मर्स इस HYV टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पा रहे, वो डे बाय डे महंगाई की वजह से और गरीब होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, एक रिच लोग हैं, एक हमारे बेचारे गरीब फार्मर्स हैं। तो कहीं ना कहीं रिच और पुअर के बीच का ये जो गल्फ है, ये जो गैप है, ये डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। समझ में आ गया? अब देखो एक छोटा सा टॉपिक और आता है इसी के साथ में कि एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, हमारी सरकार हमारे जो फार्मर्स को सब्सिडी देती है, यानी कि जो मॉनेटरी हेल्प देती है, वो वर्चू है या फिर वाइस है। कुछ लोग बोलते हैं वर्चू है, फार्मर्स को मॉनेटरी हेल्प देनी चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए, वर्चू है। वहीं कुछ लोग बोलते हैं यार फार्मर्स को जो मॉनेटरी हेल्प दे रहे हैं वो वाइस है, गलत है, हमें फार्मर्स को मॉनेटरी हेल्प नहीं देनी चाहिए। मॉनेटरी हेल्प समझ गए ना? सरकार गरीबों को बीज जो होते हैं वो सस्ते में अवेलेबल करवाती है, गरीब किसानों को सरकार इन्हें फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स सस्ते में अवेलेबल करवाती है, यानी कि पैसों में मदद देती है, उसे हम सब्सिडी बोलते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जो इसे वर्चू बताते हैं कि यार सब्सिडी देनी चाहिए, सब्सिडी देना एकदम सही है। ये लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चर एक रिस्की बिजनेस है, कभी भी हो सकता है बारिश ना आए या फिर बहुत ज्यादा बारिश आ जाए, रिस्की बिजनेस है, तो सब्सिडी देनी चाहिए। यही लोग बोलते हैं कि आज भी हमारी कंट्री में बहुत सारे फार्मर्स कैसे हैं, बेचारे पुअर फार्मर्स हैं, जिनके पास में इतना पैसा नहीं है कि ये इनपुट्स खरीद सकें, ये बीज खरीद सके, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स खरीद सके, इसलिए सब्सिडी देना जरूरी है। और ये भी बोलते हैं अगर हम सब्सिडीज नहीं देंगे, अगर सरकार सब्सिडी नहीं देगी, तो कहीं ना कहीं रिच लोग तो और रिचर होते जाएंगे, उनके पास में बहुत पैसा है, लेकिन बेचारे पुअर फार्मर्स का क्या, ये डे बाय डे और गरीब होते जाएंगे महंगाई के मारे, तो कहीं ना कहीं कंट्री में इनइक्वालिटी आएगी। तो ये कहते हैं भाई सब्सिडी देनी चाहिए।
वहीं कुछ लोग कहते हैं सब्सिडी देना गलत है। ये लोग कहते हैं सब्सिडी देने की वजह से सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है। सेकंड है मिस अप्रोप्रिएटेड बेनिफिट्स। कई बार सब्सिडी का फायदा वो लोग उठाते हैं जिन्हें सब्सिडी की जरूरत भी नहीं है। सरकार एग्रीकल्चरल सब्सिडीज दे रही है, अब सरकार फार्मर्स को सब्सिडी देती है तो अपने आप फर्टिलाइजर्स का जो बिजनेस है वो इंक्रीज होगा, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स वगैरह का बिजनेस इंक्रीज होगा। इन लोगों को बेनिफिट मिल रहा है उसका इनडायरेक्टली। और कहीं ना कहीं ये लोग ऐसा भी कहते हैं अगर हम फ्री फोकट में फार्मर्स को कोई चीज दे देते हैं, अगर हम किसी को भी फ्री फोकट में कोई चीज देते हैं तो वो लोग इसका बिना सोचे समझे यूज करते हैं, कहीं ना कहीं वेस्टफुल कंजम्पशन हमें देखने मिलता है। तो दोनों ही पहलू है, कुछ लोग कहते हैं वाइस है, कुछ लोग कहते हैं वर्चू है। समझ में आ गया एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा। नेक्स्ट सेक्टर आता है हमारे पास में इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर तो जानते हो ना, जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करा जाता है। तो देखो 1950 से 1990 तक का जो पीरियड था, हमारी सरकार ने देखा अगर हमें हमारा जीडीपी इंक्रीज करना है, इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो सबसे मेन है कि हमें हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा था ब्रिटिशर्स हमारे पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बर्बाद करके चले गए थे। उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बर्बाद करा था और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था उस टाइम पर सिर्फ ब्लीक ग्रोथ हो रही थी, ना के बराबर ग्रोथ हो रही थी। तो हमारे प्लानर्स ने सोचा यार हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करना पड़ेगा और इसके लिए हम लोगों ने मेन रोल किसे दिया? सरकार को। मेन रोल हम लोगों ने किसे दिया? पब्लिक सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर का रोल कैसा था? सेकेंडरी था, बाद का था कि प्राइवेट सेक्टर को तो अगर कोई इंडस्ट्री खोलनी है तो प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेना पड़ेगा। मेन रोल हम लोगों ने किसे दिया? याद रखना हमेशा पब्लिक सेक्टर को, यानी कि सरकार को। तो वही क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या हमें लगा, क्या रीजंस थे कि हम लोगों ने मेन रोल पब्लिक सेक्टर को दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में हम लोगों ने बोल दिया कि अगर हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी है, हमारी ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खोलनी है, तो हमें मेन रोल किसको देना पड़ेगा? पब्लिक सेक्टर को, यानी कि सरकार को। तो वही लिखा है कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से लगा कि यार स्टेट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर। पहला है प्राइवेट सेक्टर के पास में कैपिटल नहीं थी, इतना पैसा नहीं था कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर लगा सके। और प्राइवेट सेक्टर के साथ में ये भी था लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। अगर उनके पास में पैसा था भी तो वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। और हम लोग चाहते थे, हमारी सरकार चाहती थी कि ग्रोथ सोशल जस्टिस के साथ में हो। अगर प्राइवेट सेक्टर को हम लोगों ने सारा काम दे दिया तो प्राइवेट सेक्टर का मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सरकार चाहती थी कंट्री में ग्रोथ हो, जीडीपी इंक्रीज हो, लेकिन साथ में सोशल जस्टिस भी होनी चाहिए। हमें सोसाइटी के गरीब लोगों के बारे में भी सोचना है। तो नंबर 1 वही है, लैक ऑफ कैपिटल। देखो हमारी कंट्री में अगर इंडस्ट्रीज खोलनी थी उस वक्त, इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक बड़े पुश की जरूरत थी, एक बिग पुश की जरूरत थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर को अगर आगे लेकर जाना है तो बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत थी, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी। और प्राइवेट सेक्टर के पास में इतना पैसा नहीं था कि वो इतनी इन्वेस्टमेंट कर सके। तो प्राइवेट सेक्टर के पास में लैक ऑफ कैपिटल था। सेकेंड है, प्राइवेट सेक्टर के पास में अगर पैसा था भी तो भी प्राइवेट सेक्टर उस पैसे को इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था। लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि लोग डिमांड ही नहीं करते थे। अब मान लो आपको कोई बिजनेस शुरू करना है और आपके एरिया में लोगों के पास में पैसा ही नहीं है, लोग डिमांड ही नहीं करते, तो आप वहां पर बिजनेस नहीं लगाओगे। आप देखोगे कोई डिमांड ही नहीं करता तो आप बिजनेस क्यों स्टार्ट करोगे? तो लो डिमांड थी यानी कि मार्केट का साइज बहुत छोटा था, बहुत ही थोड़े से कंज्यूमर्स थे, कस्टमर्स ही नहीं थे, तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। अगेन अगर कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो अपने आप इनकम कंट्री में कम रहेगी, इनकम कम होगी तो अगेन लोग डिमांड कम करेंगे। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता जाता था। बहुत ही गिरती हुई इकोनॉमी थी हमारी, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट था। और लास्ट हमारी सरकार चाहती थी कि कंट्री में ग्रोथ तो हो, हमारा जीडीपी तो इंक्रीज हो, लेकिन साथ साथ में सोशल जस्टिस भी होनी चाहिए। अगर हम लोगों ने सारा काम प्राइवेट सेक्टर के भरोसे छोड़ दिया तो बेशक प्राइवेट सेक्टर की वजह से जीडीपी हमारा इंक्रीज तो हो जाएगा, लेकिन कभी भी सोशल ग्रोथ, सोशल जस्टिस देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर खुद के बारे में सोचता है। तो सरकार ने देखा कि यार मेन रोल तो हमारा ही होगा, पब्लिक सेक्टर का ही होगा, हमारा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा, हम इंडस्ट्रीज भी खोलेंगे और साथ में सोशल जस्टिस भी करेंगे, सोसाइटी के वीकर सेक्शन के बारे में भी सोचेंगे। समझ में आया? अब देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर ही, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ही जो सबसे मेन चीज आती है वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, बोले तो आईपीआर 1956। यानी कि सरकार ने एकदम क्लियरली डिक्लेयर कर दिया कि अगर इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खोलनी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी है, तो मेन रोल किसका होगा? सरकार का होगा, गवर्नमेंट का होगा, यानी कि पब्लिक सेक्टर का होगा, प्राइवेट से ना हो पाएगा। वही लिखा है
आईपीआर 1956 क्या था? एक क्लियर डिक्लेरेशन था, सरकार ने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया था कि सरकार का मेन रोल होगा, लीडिंग रोल होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर, प्राइवेट से ना हो पाएगा, और इसी के थ्रू हम कंट्री के अंदर सोशल जस्टिस भी ला सकते हैं, इक्वालिटी भी ला सकते हैं, हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शन को भी हम बढ़ा सकते हैं। और इसी को दिमाग में रखते हुए हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान आया था कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को हम लोगों ने इंक्रीज करा। तो देखो ये जो आईपीआर 1956 है इसके अंदर 3 चीजें हुई, 3 एलिमेंट्स थे। पहला है 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा। नंबर 1 वो इंडस्ट्रीज जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही खोल सकता है, यानी कि गवर्नमेंट ही खोल सकती है, सरकार ही खोल सकती है, प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रीज को नहीं खोल सकता। इसमें आ जाती है एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस और रेलवे। समझ में आ गया? नंबर 1 वो इंडस्ट्री जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकार ही खोल सकती है, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज एंड डिफेंस। सेकंड कैटेगरी में वो इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जो पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकार भी खोल सकती है और प्राइवेट सेक्टर भी खोल सकता है, दोनों खोल सकते हैं। हालांकि याद रखना मेन रोल किसका होगा? पब्लिक सेक्टर का, सरकार का, और प्राइवेट सेक्टर का रोल कैसा होगा? सेकेंडरी होगा, बाद का रोल होगा। प्राइवेट सेक्टर सारे काम कैसे करेगा? लाइसेंस लेने के बाद में ही। इसमें आ जाती हैं फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्रीज या फिर माइनिंग इंडस्ट्रीज वगैरह, और उसके अलावा बची हुई जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं फर्स्ट और सेकंड के अलावा, वो सारी इंडस्ट्रीज हमारा प्राइवेट सेक्टर खोल सकता है। तो 3 कैटेगरीज हम लोगों ने इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा। पहली वो इंडस्ट्रीज जो सिर्फ सरकार ही खोल सकती है, दूसरी वो इंडस्ट्रीज जो सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों खोल सकते हैं, और थर्ड के अंदर वो सारी बची हुई इंडस्ट्रीज आ गई जो प्राइवेट सेक्टर खोल सकता है। समझ में आया? दूसरा एलिमेंट क्या है? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, कि अगर प्राइवेट सेक्टर को कोई भी इंडस्ट्री खोलनी है तो प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार से। और इसके पीछे का मकसद सिर्फ इतना सा था, अगर आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलना चाहते हो, पिछड़े हुए एरिया में इंडस्ट्री खोलना चाहते हो, तो सरकार आपको इजीली लाइसेंस दे देगी। इसका मकसद क्या था? ताकि हमारी कंट्री के अंदर रीजनल इक्वालिटी आए, जो हमारे बैकवर्ड एरियाज है, रिमोट एरियाज है, वहां पर इंडस्ट्रीज खुले और वो एरियाज भी डेवलप हो, यही मेन मकसद था। लेकिन अगर आप एक डेवलप्ड एरिया, पॉश एरिया, हाई-फाई एरिया में इंडस्ट्री खोलना चाहते हो तो कहीं ना कहीं सरकार इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग देने में आपको आनाकानी कर सकती है। थर्ड वही लिखा है, सरकार ने इंडस्ट्रियल कंसेशंस भी दिए। सरकार बोलती है अगर आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलोगे तो हम आपको कुछ कंसेशंस देंगे, यानी कि फायदे देंगे। जैसे हम आपको टैक्स हॉलीडे देंगे। अगर आपने किसी रिमोट एरिया में इंडस्ट्री खोली तो आने वाले 10 साल तक हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, 5 साल तक हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, 15 साल तक हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। साथ में आपको जो पावर सप्लाई होगी वो भी चीप रेट पर होगी, आपका जो बिजली का बिल है वो भी कम आएगा। ऐसा सरकार ने क्यों करा? ताकि जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो रिमोट एरियाज हैं, उनका भी डेवलपमेंट हो सके और कंट्री में क्या आए? रीजनल इक्वालिटी आए, सारे एरियाज डेवलप हो। समझ में आ गया? आईपीआर 1956 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसे अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अगला आता है हमारे पास में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी सी इंडस्ट्रीज, और इन इंडस्ट्रीज से कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कंट्री में इक्विटी आती है। देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर कैपिटल का यूज बहुत कम होता है, मशीन्स का यूज बहुत कम होता है, ज्यादा से ज्यादा काम लेबर के थ्रू होता है, तो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट मिलता है सब लोगों को। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कोई भी स्टैब्लिश कर सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो कंट्री में इक्विटी भी आती है। हमारे जो गरीब लोग हैं जिनके पास में कम पैसा है वो भी ये इंडस्ट्रीज खोल के आगे उठ सकते हैं। तो देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर हम लोग 2 बातें पढ़ते हैं। जब हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज खोलते हैं ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, टाटा है, टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जब हम बड़ी इंडस्ट्रीज खोलते हैं तो उसकी वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। लेकिन हम जब स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज खोलते हैं तो इसकी वजह से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा काम लेबर के थ्रू होता है, और साथ में कंट्री में इक्विटी भी आती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कोई भी खोल सकता है, तो अपने आप गरीब लोगों को भी मौका मिलेगा, वो भी ऊपर उठेंगे, कंट्री में इक्विटी आती है। अब देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आज की डेट में कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? वो इंडस्ट्रीज जहां पर जो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना, यहां पर जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो 10 करोड़ से कम होनी चाहिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होनी चाहिए, और टर्नओवर यानी कि जो सेल्स हैं वो 1 साल की 50 करोड़ से कम होनी चाहिए। तो वो कौन सी इंडस्ट्री है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। ये आज के जमाने के हिसाब से है, लेकिन हम तब की बात करते हैं 1951 की। उस जमाने में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हुआ करती
करती थी जिसमें इन्वेस्टमेंट 5 लाख से कम हुआ करती थी। तो तब के हिसाब से सोच के देखो, 5 लाख से कम इन्वेस्टमेंट है तो वो कौन सी इंडस्ट्री है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। अब देखो ये काम कि भाई कंट्री के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आगे ले जाया जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बढ़ाई जाए। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो अपने आप रूरल एरियाज का डेवलपमेंट होगा। ये काम किसे सौंपा गया था? एक कमेटी को सौंपा गया था जिसका नाम था कार्वे कमेटी। एमसीक्यू में पूछा जाएगा कार्वे कमेटी। इसी का दूसरा नाम है विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी। कब बनाई गई थी ये कमेटी? 1955 के अंदर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जाए ताकि कंट्री का रूरल डेवलपमेंट हो। ये काम किसे दिया गया? कार्वे कमेटी यानी कि विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी को। कब की बात है? 1955। अब देखो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और अगर एग्जाम में रोल या इंपॉर्टेंस लिखने को आए ना तो भी आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव होती है, यानी कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा काम लेबर की हेल्प से होता है, मशीन्स की हेल्प से काम कम होता है। तो ऑब्वियस ही बात है एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। देखो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना उन्हें आप हर कहीं नहीं खोल सकते, आपको उन्हें वहीं स्टैब्लिश करना पड़ता है जहां पर उनका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आप कहीं पर भी खोल सकते हो, रिमोट एरिया, बैकवर्ड एरिया में भी खोल सकते हो, और इनका रॉ मटेरियल कोई बहुत ही ज्यादा स्पेशल नहीं होता। जो भी लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल है वही ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज कर लेती हैं। तो इन्हें हम कहीं पर भी खोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई कहीं पर भी खोल दी, और अपने आप इक्वालिटी आती है। इन छोटी छोटी सी इंडस्ट्रीज को हम बैकवर्ड एरियाज में, रिमोट एरियाज में भी खोल सकते हैं, तो उन एरियाज का भी डेवलपमेंट होता है, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ देखने मिलती है। लास्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को खोलने के लिए बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो जो गरीब लोग हैं वो भी इन इंडस्ट्रीज को खोल सकते हैं। तो अपने आप ये लोग भी आगे बढ़ेंगे, इनका भी डेवलपमेंट होगा, कंट्री में क्या आएगी? इक्वालिटी आएगी। समझ में आया? लेबर इंटेंसिव है, कहीं पर भी खोल सकते हैं, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। समझ में आया? आगे आता है हमारा थर्ड, ट्रेड। हम लोगों ने दो पढ़ लिए, सबसे पहले एग्रीकल्चर पढ़ा, फिर हम लोगों ने इंडस्ट्री पढ़ा। थर्ड क्या है? ट्रेड। देखो ट्रेड मतलब जितना भी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, जितना भी हम इंपोर्ट कर रहे थे, और जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो 1950 से जो 1990 तक का पीरियड है, हमारी सरकार ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई उसका नाम है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। कौन सी स्ट्रैटेजी? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, जिसे हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखो इस स्ट्रैटेजी के अंदर हमारी सरकार ने हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा था फॉरेन कंपटीशन से। कैसे प्रोटेक्ट करा? हमारी सरकार ने क्या करा? जिन चीजों का हम इंपोर्ट कर रहे थे दूसरी कंट्रीज से, उनका इंपोर्ट बंद कर दिया कि जिन चीजों का अभी तक हम इंपोर्ट कर रहे थे दूसरी कंट्रीज से, क्यों ना वैसा का वैसा प्रोडक्ट उन्हीं का क्लोज सब्स्टिट्यूट हम हमारी कंट्री में बनाने लग जाए तो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया? जिन चीजों का हम इंपोर्ट कर रहे थे वैसा का वैसा प्रोडक्ट उन्हीं का क्लोज सब्स्टिट्यूट हम हमारी कंट्री में बनाने लग गए ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। ऐसा हम लोगों ने करा हमारे फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास में यूएस डॉलर आता है, लेकिन जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें पेमेंट करनी पड़ती है, यूएस डॉलर जाता है। तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए हम लोगों ने ऐसा करा। अब जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बच रहा था, इस पैसे का हम लोगों ने क्या करा? हम इस पैसे से वो मशीन्स वगैरह, वो प्लांट्स और मशीनरीज इंपोर्ट करने लगे जिसकी हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी उस वक्त, पर हमारे देश के पास में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो सारी चीजें हम हमारी कंट्री में बना सके। समझ में आया? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करा, जिन चीजों का हम इंपोर्ट करे थे वैसा का वैसा प्रोडक्ट हमारी कंट्री में बनाने लगे ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, और उस फॉरेन एक्सचेंज को बचा के, यूएस डॉलर को बचा के, उस यूएस डॉलर से हम लोगों ने प्लांट्स और मशीनरीज को इंपोर्ट करना स्टार्ट करा, क्योंकि वो प्लांट और मशीनरी हम हमारे देश में नहीं बना सकते थे ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। ये था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने इस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हमारे फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के बारे में सोचा, सेव करने के बारे में सोचा। हमारी सरकार ने ये सोचा ही नहीं कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करके हमारे प्रोडक्ट को दूसरी कंट्रीज को सेल करके ये यूएस डॉलर कमा भी तो सकते हैं, ये फॉरेन एक्सचेंज अर्न भी तो कर सकते हैं। हमने अर्न करने के बारे में नहीं सोचा, हम लोगों ने बनाने के बारे में सोचा। तो हमारी सरकार क्या कर रही थी? हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कॉम्पिटिशन से प्रोटेक्ट कर रही थी, बचा रही थी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। कैसे बचा रही थी? दो तरीके हैं। एक होता है टैरिफ। टैरिफ का मतलब है
इंपोर्ट पर जो टैक्स देना पड़ता है ना, इंपोर्ट्स पर जो टैक्स देना पड़ता है, टैक्स को ही हम ड्यूटी भी बोलते हैं, उसे बोला जाता है टैरिफ। हमारी सरकार ने इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। अब अगर इंपोर्ट्स पे टैक्स लगेंगे तो इंपोर्ट्स हमारे महंगे हो जाएंगे। इंपोर्ट्स अगर महंगे हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम इंपोर्ट करना कम कर देंगे या बंद कर देंगे। इस तरह से हमारी सरकार ने दूसरी कंट्रीज के प्रोडक्ट को हमारे देश में आने ही नहीं दिया, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा फॉरेन कॉम्पिटिशन से। और हमारी सरकार ने कोटास फिक्स कर दिए, यानी कि लिमिट फिक्स कर दी कि किसी भी देश से हम इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। इस पर्टिकुलर देश से हम इतना ही इंपोर्ट करेंगे, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा और हम लोगों ने कहीं ना कहीं वो फॉरेन कंपटीशन फेस ही नहीं करा। तो ऐसा था हमारा ट्रेड उस वक्त। समझ में आया? अब देखो लास्ट एंड करते हैं इस चैप्टर को, एक बेसिक कंक्लूजन देखेंगे कि ये जो 1950 से 1990 तक की हमारी स्ट्रैटेजी थी, इसके अंदर क्या क्या हुआ। सबसे पहले फीचर्स की बात करें, मेन रोल हम लोगों ने किसे दिया था? पब्लिक सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर का रोल कैसा था? सेकेंडरी था, यानी कि बाद का था, और वो भी परमिट लाइसेंस राज सिस्टम के अंडर, कि अगर प्राइवेट सेक्टर को कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है तो प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेना पड़ेगा। और फिर हम लोगों ने कैसी स्ट्रैटेजी अपनाई? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की स्ट्रैटेजी अपनाई, कि जिन चीजों का हम इंपोर्ट कर रहे थे क्यों ना वैसा का वैसा प्रोडक्ट हम हमारी कंट्री में बनाने लग जाए तो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। हम लोगों ने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा फॉरेन कंपटीशन से। कैसे? इंपोर्ट्स पर हम लोगों ने बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दी, बहुत ज्यादा ड्यूटी लगा दी, तो कहीं ना कहीं अपने आप हमारे इंपोर्ट्स कम हो गए। साथ में हम लोगों ने कोटास भी फिक्स कर दिए कि इस पर्टिकुलर देश से हम इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम लोगों ने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, जैसे भिलाई स्टील प्लांट, टिस्को वगैरह तो पहले ही स्टार्ट हो चुका था। उसकी वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ। छोटी छोटी सी इंडस्ट्रीज भी स्टैब्लिश हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कंट्री के अंदर इक्विटी आई, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ हुई। समझ में आया? अब इसका क्या गुड इंपैक्ट रहा? कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को एक बिग पुश मिला, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होने लगा। अब हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कॉटन और जूट तक ही सीमित नहीं था, डाइवर्सिफाई होने लगा। अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की इंडस्ट्रीज वगैरह खुलने लगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज खुली जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खुली जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली, कंट्री में इक्विटी आई, कहीं ना कहीं ग्रोथ हुई विद सोशल जस्टिस। तो ये इसके फायदे हो गए। इसका लेकिन बैड इंपैक्ट क्या था? देखो, पब्लिक सेक्टर को हम लोगों ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, तो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट हो चुका था कि सारे काम पब्लिक सेक्टर कर रहा था। फॉर एग्जांपल ब्रेड भी पब्लिक सेक्टर बना रहा है, शूज भी पब्लिक सेक्टर बना रहा है। एग्जांपल है कि भाई सारे ही काम पब्लिक सेक्टर कर रहा था। कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गई थी और धीरे धीरे हमें समझ में आया कि ये जो पब्लिक सेक्टर है ये हमारी कंट्री पर क्या बन गया? एक डैड सोशल वेट बन गया, एक भार, एक बर्डन बन गया। पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन, भ्रष्टाचार, इनएफिशिएंसी, काम सही से नहीं हो रहा, लीकेजेस हो रहे हैं। सरकार गरीबों तक इतना पहुंचाना चाहती है लेकिन बीच में ऑफिसर्स ने ही गायब कर दिया, नेताओं ने ही गायब कर दिया। ये सारी चीजें देखने को मिली। हाँ, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम तब हुआ करता था, इसका फायदा बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस ने उठाया। बड़े बिजनेस हाउसेस की पहचान होती थी, वो आराम से लाइसेंस ले लेते थे। बेचारे छोटे छोटे से एंटरप्रेन्योर्स लाइसेंस ले ही नहीं पाते थे, फॉर्मेलिटीज में फंस जाते थे। और कहीं ना कहीं हम लोग जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट कर रहे थे ना कहीं हम जान ही नहीं पाए कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट कैसा होता है। हम वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट क्वालिटी अचीव ही नहीं कर पाए और धीरे धीरे हमें समझ में आने लगा कि यार जो हमारे फॉरेन करेंसी के रिजर्व थे, जो यूएस डॉलर का हमारे पास में रिजर्व था, वो धीरे धीरे गिरने लग गया। इनफैक्ट 1990 के एंड में तो ऐसी सिचुएशन हो गई कि हमें वर्ल्ड बैंक के पास में हमारा गोल्ड गिरवी रखवाना पड़ा ताकि हम उनसे यूएस डॉलर्स बोरो कर सके असेंशियल चीजों का इंपोर्ट करने के लिए। एंड दिस इज द रीजन हम लोगों ने 1950 से 1990 तक का ही पढ़ा है, क्योंकि 1990 के बाद से 1991 में अगेन सब कुछ बदल गया। 1991 में सब कुछ बदल गया और 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, सब कुछ बदला, जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसे हम कल पढ़ेंगे। तो यहां तक का अच्छे से पढ़ के रखना। लेक्चर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ में प्लीज शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।